अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। बस पीडीएम का जो पूरा मैं मुस्तकबिल का अगर जिक्र करूं, इस पर बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन आज तो बाकायदा अमलन ये मुजाहरा किया गया कि जैसे पीडीएम के दो धड़े बन चुके हैं। और ये सब कुछ हुआ सेनेट के इजलास से कबल, जब अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ तो एक इजलास नून लीग के सेनेटर आजम तारड़ की सरबराही में हुआ, एक यूसुफ रजा गिलानी साहब के ज़ेर सदारत हुआ। और उसके बाद जब सेनेट का इजलास हुआ तो उसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम तारड़ साहब ने ये कहा, जो चेयरमैन सेनेट हैं उनसे कहा कि हमें अलग बेंचेस जो हैं वो दी जाएं, और पीडीएम की ये जो हिस्सा है जिसमें 5 जमातें शामिल हैं, हम आज़ाद ग्रुप की हैसियत से सेनेट में बैठना चाहेंगे। और इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिन्होंने सपोर्ट किया दिलावर ग्रुप ने, वो अलग बेंचेस जो हैं वो मांगने लगे। तो लिहाजा अपोजिशन जो है वो दो धड़ों में बिल्कुल तकसीम नजर आई। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी ज़ाहिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि तमाम अपोजिशन को मिलकर जो है वो लेकर चलेंगे, तमाम मसाइल के हल के लिए साथ चलेंगे। लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है। अगर आप देखें तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज इस इजलास से कबल ये बात कही कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट के फैसले पर नज़रसानी नहीं की जा सकती। और जिस तरह से सेनेटर आजम तारड़ साहब ने सेनेट में जब कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए 5 लोग जो हैं वो दिए गए या 5 हुकूमत से लिए गए, इस पर काफ़ी शोर शराबा भी हुआ। ऐसे में जब अपोजिशन ही डिवाइड हो चुकी हो तो अब क्या पीपल्स पार्टी के किसी सीईसी के इजलास का कोई मायने रहता है? क्योंकि आपको ये भी इल्म होगा कि इसी अपोजिशन लीडर बनने के लिए जो है वो शो कॉज नोटिस भी पीडीएम की जानिब से दे दिया गया है, न सिर्फ पीपल्स पार्टी को और बल्कि एएनपी को भी। और ये कहा गया है कि आपको 7 रोज़ में ये जवाब दाखिल कराना होगा कि पीडीएम का जो बयानिया था उसके मुखालिफ ये फैसला किया गया, यानी बाप पार्टी से आपने वोट लिया है। आज इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं कि अपोजिशन दो धड़ों में तकसीम, ऐसे में हुकूमत को कितना फ़ायदा पहुंचेगा या कितना नुकसान पहुंचेगा। अब क्या हम फ्रेंडली अपोजिशन एक साइड पर देखेंगे और दूसरी साइड पर ज़रा तगड़ी अपोजिशन देखी जाएगी, या क्या होने जा रहा है? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद जवाद साहब ने। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी सेनेटर अफनानुल्लाह कि पीडीएम के एक तरफ आप कहते हैं कि हमने उनसे जवाब तलब किया है कि सीईसी के इजलास के बाद वो हमें बताएं कि आखिर पीपल्स पार्टी का क्या फैसला है, लेकिन अमलन तो आज मुजाहरा हो गया, यानी पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, एएनपी भी आप लोगों के साथ नहीं है, और अब ये अपोजिशन दो धड़ों में तकसीम हो गई है। लिहाजा अब मेरे ख्याल से न किसी सीईसी की ज़रूरत है न किसी ऐलान की। देखिए, आपकी बात में वज़न इस तरह तो ज़रूर है कि जो है जो अपोजिशन है वो डिवाइडेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एक तरफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनके साथ उनके अलाइज है नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, और एक ये हमारे अलाइज हैं जो पीपल पार्टी है, उनके पास एएनपी है, और जो बाप पार्टी है उसका फॉरवर्ड ब्लॉक है। तो टोटल अगर आप देखें इस वक्त सेनेट के अंदर जो तादाद है अपोजिशन की वो ज़्यादा है गवर्नमेंट के बेंचेस से, क्योंकि अगर आप दोनों को मिला लेंगे तो तकरीबन को 57 सेनेटर्स बनते हैं अगर दोनों ब्लॉक्स को मिला लिया जाए। सही। तो ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। हमें उम्मीद ज़रूर थी कि पीपल पार्टी जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी उसका जो नोटिस है, और जो भी हमारा मामला उनके साथ था पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको वो रिजॉल्व करेंगे। तो देखते हैं उसका जवाब जो है वो आता है या कब आता है। तो अभी तक तो कोई चीज़ इस तरह की मौसूल हो ही नहीं। बट इट इज अ डिवाइडेड ऑपोजिशन इन द सेनेट। इट इज़ इंडीड अ डिवाइडेड ऑपोजिशन इन द सेनेट। हमारी ख्वाहिश ये ज़रूर थी कि ये डिवीज़न ना हो, लेकिन अफेक्टिवली जो है वो जो इशू हुआ बाप पार्टी से रिलेटेड और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला, उसने जो है वो ये पूरा का पूरा डिवाइड पैदा कर दिया ऑपोजिशन के अंदर। अच्छा, तो आपने खुद कहा ना कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना है उससे इन्होंने वोट लिए हैं, राइट? मतलब ये तो उधर सेनेटर अहमद हैं बाप पार्टी के, उनसे इन्होंने वोट लिया है। इसके अलावा दिलावर खान हमारे जो है वो टूट के गए हैं इनके पास, वो हेड कर रहे हैं वो बाप पार्टी का जो पूरा ब्लॉक है उसको। उसके अलावा 2 और सेनेटर्स हैं बाप पार्टी के जो इनके साथ अलाइड है। तो वो सारे मिला लें अगर उनके, तो फिर तकरीबन उनको 57 सेनेटर्स बनते हैं इस वक्त
और जो अगर आप सब opposition मिल के जाएं तो फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं सेनेट में। अगर हम सब मिल जाएं तो फिर तो हम सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम मिले तो है नहीं, क्योंकि जो हमारे आपस के मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से। अच्छा सेनेटर सहर कामरान साहब, ये बड़ी अजीब बात है, इतना बड़ा इत्तेहाद फॉर्म हुआ, बड़ा इट वाज गागा एवरीवेयर कि द ऑपोजिशन हैज यूनाइटेड अगेंस्ट दिस करंट गवर्नमेंट एंड आल्सो द एस्टैब्लिशमेंट, सो टू स्पीक, फॉर देयर रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अब ये जो कुछ सेनेट के अंदर हुआ है, इसके बाद आपको लगता है कोई गुंजाइश बाकी है ये कहने में कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ है? शुक्रिया नादिया। मैं समझती हूँ कि आज के दिन बड़ी कामयाबी थी अपोजिशन की, क्योंकि हुकूमत को एक करारदाद में शिकस्त हुई, जो कि अपोजिशन की स्ट्रेंथ की मैं समझती हूँ एक बहुत ही अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन है। यकीनन हर पार्टी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और कुछ मामलात के ऊपर मैं यहाँ समझती हूँ कि गलतफहमी ज़्यादा है, और जब भी पीडीएम का इजलास होगा वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। इसलिए मैं इन चीज़ों पे जाके कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती, क्योंकि कहीं भी बातें वापस नहीं आती। और मैं समझती हूँ कि अपोजिशन के सामने जो एक लार्जर मकसद है, जो कि मेरे ख्याल में दोनों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि लार्जर मकसद जो है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि हमारा जो असल चीज़ है, हम कहते हैं कि तमाम इदारों की बालादस्ती हो, तमाम इदारे अपने अपने दायरा कार में रह के काम करें, मुल्क जो है वो आइन और जमहूरी निज़ाम के मुताबिक चले, और उसके साथ साथ अवाम की जो मसाइल हैं उनका जो है वो हल निकले। और जहाँ तक कि अपोजिशन के खिलाफात की बात है, मैं कहूँगी कि यकीनन कुछ मामलात पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारी अपनी सोच के मुताबिक, और कुछ मामलात पे जेयूआई और पीएमएलएन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी सोच के मुताबिक। ये तहफ़्फ़ुज़ात जहाँ पीडीएम की मीटिंग होगी, हम बैठेंगे, ये मामलात हल हो जाएंगे। आपने सीईसी का जिक्र किया, सीईसी जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उसमें सिर्फ एक नकाती एजेंडा नहीं होता, उसमें हमारे पार्टी के बहुत सारे फैसले होते हैं, और ठीक उसकी है, एक अपनी अहमियत है। उसके होने या ना होने से पीडीएम पे कोई असर नहीं होता। पीडीएम पे कोई असर नहीं होता, सीएसी के ऊपर क्यों? सीएसी में तो फैसला लेना है, यही तो कहा गया है कि वो सीएसी में देखिए डिसाइड किया जाएगा, उसी में डिस्कस किया जाएगा रिगार्डिंग दी रेजिग्नेशंस, इसी पर तो। देखिए नादिया, उसमें सीईसी में जो बात थी वो इस्तीफों के मुतालिक थी। उसपे हमारे कुछ सवालात हैं जो हमने रखे हैं बाकी अपोजिशन जमातों के सामने, कि हम रिजाइन कर देते हैं। अगर हम रिजाइन कर देते हैं तो क्या बाई इलेक्शन अगर हुए तो क्या हम बाई इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो वो रिजाइन कैसे जो है मौसर साबित होंगे? जो हमारी एक अपनी राय थी कि जी हम पहले नो कॉन्फिडेंस ले आए, इस हुकूमत को वीक करें, और उसके बाद खुद मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि उनकी पार्टी के टिकट चलते हैं। तो ऐसे वक्त में नो कॉन्फिडेंस लाना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है पंजाब में। हम एक स्ट्रेंथ के साथ आते हैं कि पंजाब में भी हुकूमत होती और सिंध में भी होती, तो हमारे लिए इस हुकूमत को कमजोर करके गिराना ज्यादा आसान ठीक था। है, ओके। अब सेनेटर अफनानुल्लाह जो है वो कहते हैं कि यस इंडीड इट इज़ एन ऑपोजिशन विच इज़ डिवाइडेड एज ऑफ नाउ। सेनेटर सहर कामरान साहिबा ये कहती हैं कि ऑपोजिशन डिवाइडेड नहीं है, और जैसे ही पीडीएम का इजलास होगा जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर कर लिए जाएंगे। मैं सिर्फ ओपनिंग रिमार्क्स ले रही हूँ अहमद जवाद साहब आपसे। ये डिवीजन ऑफ ऑपोजिशन जो आज नज़र आ रही है, डू यू थिंक इट्स लाइक एन एनआरओ टू द गवर्नमेंट? Indeed it is. देखें Sailing नादिया, easy बात now. ये है कि बात ये है कि अपोजिशन अगर पार्लियामेंट में हो तो उसका इन्हसार उसके नंबर्स के ऊपर होता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी तादाद में हैं, और अगर कोई नो कॉन्फिडेंस की लानी हो, कोई रेजोल्यूशन या कोई करारदाद है या कोई अमेंडमेंट है, पॉलिसी है, तो वो तादाद के ऊपर मुनहसर करता है। दूसरा, अपोजिशन का रोल जो होता है पार्लियामेंट से बाहर होता है और वो अवाम के साथ होता है। तो इस अपोजिशन ने अपने दोनों रोल भरपूर अंदाज से अदा करने की कोशिश की है, लेकिन अब उसका जो एंड पॉइंट है वो ये है कि तादाद जो अपोजिशन में अब कंबाइंड का लफ्ज़ तो मुझे तो अब इस्तेमाल करते हुए अजीब सा लग रहा है कि कंबाइंड अब कैसे, कि अपोजिशन तो डिवाइड हो चुकी हुई है, अफनान साहब ने भी इसको तस्लीम किया है, तो कंबाइंड का तो अब लफ्ज़ ख़त्म हो गया। अब तो ये है कि एक अपोजिशन ज़रा सख्त है, एक अपोजिशन ज़रा नरम है, लेकिन हैं दोनों अपोजिशन और दोनों अपने अपने स्टांस के ऊपर खड़ी हुई हैं। और जहाँ तक कोई अवाम के पास जाने का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है वो सीज़न भी जो है वो ख़त्म हो गया है, और अब जो स्प्रिंग शुरू हुआ है, मौसम जो में तब्दीली आई है, तो उसके साथ साथ जो है वो जो स्ट्रीट पावर का या अवाम के पास जाने का जो सीज़न था वो भी ख़त्म हो गया है। इसलिए कि उस तरह का रिस्पांस आया नहीं अवाम की तरफ से।
تو اس لیے اپوزیشن کے لیے اب کافی مشکلات ہیں. نہ وہ پارلیمنٹ میں کوئی ایک افیکٹو ریزسٹنس دے سکتی ہیں پی ٹی آئی کو، اس لیے کہ وہ خود ڈیوائیڈڈ ہیں. اسٹریٹ پاور کا انہوں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب ڈیوائیڈڈ ہونے کے بعد اس پہ بھی ایفیکٹ پڑے گا. صحیح کہ اگر آج یہ کوئی لانگ مارچ یا دھرنے کا سوچتے ہیں تو اس میں سے پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں تو پھر نکل گئی نا جو کہ اس کی فیور میں نہیں ہے. تو اس لیے اپوزیشن کے لیے تو اس وقت کافی مسائل ہیں. اچھا، اور اپوزیشن کے لیے ان مسائل مسائل ہیں، اور سے ان کے ڈویژن سے ایک طرح سے آٹومیٹک این آر او تو ہو گیا نا. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پریس یو سو مچ. آپ ذرا پریشر سے ریلیز ہوا ہے آپ لوگوں کے اوپر سے اب. دیکھیں میں یہ تو ماننے کو تیار ہوں کہ پریشر ریلیز ہوا ہے، لیکن این آر او والی تو کوئی بات نہیں ہے. اپوزیشن کا حق بنتا تھا تنقید کرنے کا، احتجاج کرنے کا، کوئی بھی اسٹریٹجی بنانے کا. انہوں نے 6 ماہ اپنی پوری کوشش کی. اور بالکل صحیح. اب میں چھوٹی سی ایک بریک لیتی ہوں. آپ نے کہا کہ یہ تو کوئی اس میں شک نہیں کہ پریشر جو ہے وہ کافی حد تک ریلیز ہوا ہے. اس پریشر ریلیز ہونے سے حکومت کی پرفارمنس بہتر ہوگی. تو اپوزیشن کا مستقبل ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر پوچھتے ہیں سینیٹر افنان اللہ سے. ویلکم بیک. سینیٹر افنان اللہ خان، سینیٹر سحر کامران صاحبہ اور احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈویژن ان اپوزیشن حکومت کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی، لیکن اپوزیشن کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سینیٹر افنان اللہ، بیکاز آپ لوگوں کے ساتھ جتنی جماعتیں ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہیں، نیشنل پارٹی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو دوسری جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، 5 پارٹیز ٹوٹل. آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ لوگ اگر یہ اے این پی اور کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ جو لانگ مارچ ابھی آپ نے مؤخر کی تھی وہ دوبارہ ہوگی، ان 5 جماعتوں کے ساتھ ہوگی، کنٹینیو کریں گے، یا یہ سب فزل آؤٹ ہو جائے گا اور بس 2023 کے الیکشن کی طرف ہی بڑھا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ہماری خواہش ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ہمارے ساتھ متحد رہے، لیکن اب یہ ڈیپینڈنٹ ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر کہ آگے سے جو ہے ابھی آگے معاملہ کیسے چلتا ہے. اگر جیسے سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جب بھی اگلی میٹنگ ہوگی تو ہم اپنے ڈفرینسز ریزالو کر لیں گے، تو اللہ کرے اگر وہ ریزولوشن کی طرف چلا گیا معاملہ تو پھر تو ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ کافی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی اور ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، استعفے بھی دیں گے، اور ہم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں بھی ٹف ٹائم دیں گے، پنجاب اسمبلی میں بھی دیں گے. اور جو ہمارے 26 نکات تھے جس کے اوپر پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی تحریک کو آگے چلائیں گے. اگر بصورت دیگر اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی گورنمنٹ کو، اور ہم عوامی جو معاملات ہیں ان کے اوپر اور جو اس وقت کووڈ کی سچویشن ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر اپنا جو بھی حصہ ہم ڈال سکتے ہیں ہم وہ ڈالیں گے. ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، اور جو استعفوں والا فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جب بھی ہوگا تو ہم استعفے بھی اس انشاءاللہ وقت جو 2 ریزرویشنز ہیں یا تحفظات ہیں یا ناراضگی ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب، لیکن اس سے پہلے والی ناراضگی جو تھی وہ استعفوں والی تھی، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی، استعفوں والی ناراضگی ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن والا معاملہ ہے، اور پھر باپ پارٹی سے ووٹ لینا. یہ 3 باتیں ہیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ جو اس میں مسئلہ جس نے کریٹ کیا وہ باپ پارٹی سے ووٹ لینا ہے. اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے پیپل پارٹی کے 2 سینیٹرز نے بھی جو ہے وہ ڈسپلیجر جو ہے اس کو شو کیا ہے، کیونکہ وہ آئیڈیولوجیکل جو پیپل پارٹی کے جو گراؤنڈ ہیں ان کو اس نے کافی شیک کیا. سینیٹر سحر کامران صاحبہ، آپ کی نظر سے بھی یہ خبر گزری ہوگی کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ لاڑکانہ کی حد تک پیپلز پارٹی کے خلاف تحریک انصاف اور جی ڈی اے سے الائنس میں ہے. سو کس قسم کی یہ پی ڈی ایم ہے؟ وہ 26 نکات کا کیا ہوا؟ ڈو یو ناٹ فیل کہ آپ لوگوں نے خود اپنے ان جو بھی آپ لوگوں کے بیچ میں یہ رنجشیں ہوئیں جو ذرا بڑھتی اس وقت ڈویژن نظر آ رہی ہے، اس سے حکومت کو صرف فائدہ پہنچا ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ نادیہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ آج دیکھ رہی ہیں.
2018 में भी राशिद सोमरो साहब का जो है मेरे ख्याल में पीटीआई ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया था उनके हक में। पिछले साल भी जब वो मौलाना साहब आज़ादी मार्च कर रहे थे तो राशिद सोमरो साहब जो है वो जीडीए और पीटीआई के साथ खड़े थे। तो ये वहाँ की उनकी एक लोकल सियासत है और पीडीएम जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। जो बाप पार्टी कर रहे हैं, पहली बात ये कि उन मेंबर्स ने अपने बयान दे दिए कि वो इनफरादी हैसियत के अंदर उन्होंने दिलावर खान साहब जो पीएमएलएन से टूटे थे, जो पहले भी पीएमएलएन ने बताया था कि वो वोट देने को तैयार नहीं है, और फिर देखिए यूसुफ ज़गलानी ने बीइंग ए कैंडिडेट हर दरवाजा खटखटाया था जब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे। और आप ये देखें कि हमने नेशनल असेंबली में शिकस्त दी। और ये जो बात करें कि 6 महीने में हमने क्या जो है वो हासिल हुआ, 6 महीने में हमें ये हासिल हुआ कि हम अवाम की नुमाइंदगी ज्यादा बेहतर तरीके से की हमने, और अवाम ने उसका हमें जवाब दिया। अच्छा। तमाम ज़िमनी इलेक्शंस में, चाहे वो सूबाई असेंबली के थे, चाहे वो नेशनल असेंबली के थे, पीडीएम के कैंडिडेट्स कामयाब हुए। और डस्का में भी आप ये देखें कि जिस तरीके से इस हुकूमत के तमाम हरबे एक्सपोज हुए और इनको शिकस्त हुई। पार्लिमानी सिस्टम का रहना और उसका इस्तेकाम जो है ज़रूरी है। हमें जो भी फैसले करने हैं वो उसी सिस्टम में अंदर रह के करने हैं, ठीक है ना। अगर हमें इस बात का जवाब मिल जाता है कि इस्तीफे देने के बाद हम ज़िमनी इलेक्शंस में अगर हिस्सा ना लें तो 5-5 हज़ार 10,000 वोट लेके पीटीआई की पूरी हुकूमत बन गई, तो हमारी अब तक की जितनी अचीवमेंट्स हैं आप ये देखें, जहां पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वो आईएमएफ के हवाले हो गया, जहां पाकिस्तान के ठीक है, तो ये आप लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं। तो हम नहीं चाहते थे कि मजीद रिस्क हो। सख्त है। अहमद जवाद साहब, आप पीपल्स पार्टी की तरफ नर्म यानी फ्रेंडली ऑपोजिशन का इशारा आप कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ज़ाहिर है हुकूमत का एक ऑपोजिशन से रिलेशन होता है, टोटल कट ऑफ बिल्कुल नहीं होती। सो यू फील कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा तरीके से मफाहमत और इस किस्म की सियासत कर पाएगी और मिलकर काम कर सकती है एज़ कम्पेयर टू नून लीग? देखें, कोई भी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत की तरफ अगर रेजोल्यूशन या इस्लाहात के हवाले से किसी भी इशू पे, किसी भी एजेंडे पे बात करना चाहे तो हुकूमत तो हमेशा उसको वेलकम करती है, क्योंकि ये चीज़ हुकूमत को फैसिलिटेट करती है कि अगर डिबेट्स हों, पॉलिसीज़ के ऊपर बात हों, रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो पार्लियामेंट के अंदर, तो जाहिर है कि हुकूमत के लिए तो ये एक अच्छी ग्राउंड बनती है ना। नहीं, लेकिन 2.5 साल में ऐसा अच्छी ग्राउंड हमें नजर नहीं आई ना अभी तक। तो जब अब आ गई ना, आपस में लड़ाई झगड़ा होती है। अब देखें ना, हर चीज का एक नेचुरल साइकिल होता है। अपोजिशन भी अपने एक नेचुरल साइकिल से गुजरी है कि जिसमें अपोजिशन की जमातें एक जगह पे इकट्ठी तो हो गई, लेकिन जाहिर है कि इनकी जो डायरेक्शंस थी वो डिफरेंट थी, और फिर वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता एक कल्मिनेशन पे पहुंचते हैं तो वो जो फर्क होता है, जो कंट्रास्ट होता है, वो जो डायरेक्शंस का, वो फिर आपको बड़ा क्लियर नजर आना शुरू हो जाता है। तो वो जाहिर है कि जो शुरू का टाइम था वो जलसे जुलूसों का टाइम था, उसमें ये चीजें नहीं, लेकिन जब एक फैसला कुन घड़ी करीब आई कि जिसमें फैसला करना था कि रिजाइन करना है, धरना देना है, लॉन्ग मार्च करनी है, तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने का माइंड उन्होंने मेकअप किया हुआ था, शायद पहले से किया हुआ था, या ये उनकी मुफाहमत की जो एक सियासत है जरदारी साहब की, उसका एक हिस्सा था। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत आप लोगों से अभी तो देखें, मैंने तो आपसे कहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, नून लीग भी अगर मुफाहमत करना चाहती है, ना आप ये कहना जरदारी साहब की मुफाहमत का ये नतीजा हो सकता है, ज़ाहिर है नून से तो नहीं कि वो तो नाराज बैठे हुए हैं, तो फिर आप ही लोगों से हुई होगी। नहीं, मैंने तो ये कहा है कि ये उनका एक नजरिया है पीपल्स पार्टी का कि मुफाहमत या रेजोल्यूशन की तरफ जाना, ये कहा जाता है, और शायद ये भी उसकी एक वजह हो कि जब एक फाइनल उस मोड़ पे आए कि जहां पे आपने या तो आर या पार की सियासत को अडॉप्ट करना था, या आपने एक खास एहतजाज तक पहुंच के वहां से बैकआउट करना था। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी ऑप्शन ले ली और नून लीग ने अपनी ऑप्शन ले ली। तो ये तो एक नेचुरल साइकिल हुआ है। बेसिकली ये चीजें पहले दिन से थी, लेकिन जाहिर है कि उसको एक प्रोसेस से गुजरना था, फिर तभी जाके वो चीज सामने आनी थी। अच्छा, तो बस एक लफ्ज में जवाब दे देना, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। तो नर्म ऑपोजिशन का मतलब पीपल्स पार्टी है, आप लोगों के लिए ज्यादा आसान है इनके साथ काम करना है? कह दें। देखें, मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मुझे यकीन है, देखें ना, डॉक्टर अफनान जैसे बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन, पढ़े लिखे, जिनका ताल्लुक नून लीग से है, लॉजिक से बात करते हैं,
تو کیوں میں ایسی بات کہوں کہ کل ڈاکٹر صاحب بھی جو ہیں وہ نرم لہجے میں کوئی مفاہمت کی بات پی ٹی آئی سے کرنا چاہے، تو کیوں ہم دیکھیں ابھی راستوں کو کھولنا چاہیے، ابھی بند نہیں کرنا چاہیے. چلیں اگر یہ میچورٹی آ گئی ہے کہ راستوں کو کھولنا چاہیے اور بند کرنے کی ضرورت نہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ڈاکٹر افنان اللہ آپ سے پوچھتی ہوں بریک کے بعد اس ہنسی کے پیچھے جو معنی ہیں ذرا وہ تو بیان کر دیجئے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر سحر کامران صاحبہ سے اور سینیٹر افنان اللہ خان سے اور احمد جواد صاحب سے. جی افنان اللہ صاحب بتائیے، اب جب احمد جواد صاحب نرم لہجے کا ذکر کرتے ہیں، مفاہمت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کی زیادہ مفاہمت ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو یو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکراس پارٹی لائن جا کے کام کرنا ایک اچھی چیز ہے. چاہے حکومت اور اپوزیشن کو مل کے لیجسلیٹو کام کرنا اچھی چیز ہے، دنیا میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. بے شک. اس کے اوپر اس کو ایز اے ایک پازیٹیو چیز بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور وہ ایکچولی ہے بھی. کیونکہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے اگر آپ اکراس پارٹی لائن جا کے کرتے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو آپ شاید نہ ان کو دیکھ رہے ہوں، لیکن اگلی پارٹی جو ہے ان کو بھی ایڈریس کر لے تو پھر جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے یا کوئی اگر پروگرام بھی ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے چلتا ہے اور پھر اس کی جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے کہ اگر ایک حکومت جا کے دوسری آئے گی تو وہ اونرشپ لے لیتی ہے کہ کیونکہ ہم بھی اس میں انوالو تھے تو ہم اس کو آگے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ اس کو ویلکم کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو بات ہے اپوزیشن والی، وہ تو دیکھیں ابھی میری بہن نے بھی والی بات کی، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ باپ پارٹی سے آپ نے ووٹ لیا ہے، آپ کے اپنے سینیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے باپ پارٹی سے ووٹ لیا ہے. اور دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ باہر رات ہے اور میں کہوں دن ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ مطلب کہ نہیں ماننا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، مطلب سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ ایکچوئل ہوا وہاں پہ کیا ہے. اور ہمیں اس بات کا بڑا افسوس ہے، اب یہ نہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری پیپل پارٹی کے ساتھ تلخی بڑھے اور جو ہے وہ پرانا والا معاملات آ جائیں. کافی بڑی بھی ہیں کیونکہ خاقان عباسی صاحب کے گھر پہ بھی جو بیٹھک ہوئی اس میں بھی پیپلز پارٹی کو تو نہیں انوائٹ کیا گیا اور اس کا جواب انہوں نے یہی دیا کہ ہم باپ پارٹی کو نہیں بلاتے. ہاں جی دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب کہ ایک ایسی پارٹی جس نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے ہمارے خلاف کام کیا ہے اس کو لیڈر آف اپوزیشن کے لیے ہم اپنے ساتھ ملا لیں، اس طرح کیسے کام چلے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں نا. مطلب ٹھیک ہے کہ میں مطلب لیڈر آف اپوزیشن کی پوسٹ اتنی کوئی ہمارے لیے عام نہیں تھی، اگر شاید یہ کیا پی ایم ایل این کے اندر اس وقت یہ سوچ نہیں کہیں بھی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے ہم اپنے جو بھی آپ لوگوں کا 26 نکات تھے ان میں سے جو آپ لوگوں کا ایجنڈا تھا اس کو زیادہ بہتر طور سے حاصل کر لیں گے، یا آپ لوگ سب لاکڈ ہیں کہ کولیجن ہی اس پورے حکومت کے خاتمے کا جو ہے وہ راستہ بن سکتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح سے آپ لوگ پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں وہ بھی صرف کولیجن سے ہی ہو سکتا ہے، ناٹ تھرو دس سسٹم آف پارلیمنٹ؟ نہیں دیکھیں ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کولیجن ہو. پہلی بات یہ ہے شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے ہو کے علی بات کی تھی کہ چارٹر آف اکانومی کی پیشکش کی تھی کہ چلیں ہمارے ساتھ بات کریں اور ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اکنامک پلان آپ کا اس کے کیا بعد ہے. کی سیاست بالکل تبدیل ہو گئی نا، جو مریم نواز صاحبہ کی سیاست ہے وہ بالکل مختلف ہے. نہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جواب آگے سے اگر پازیٹیو نہیں ملے گا اور ہمیں آگے سے یہ کہا ہمیں دھمکیاں دی جائیں گی اور ہمارے پہ غلط کیسز بنائے جائیں گے، ہمارے لوگوں کو بند کیا جائے گا تو ظاہر ہے پھر ماحول اتنا خراب ہو جائے گا کہ کام نہیں ہو سکتا. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو اب اویئرنیس آئی ہے یہ اگر آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے آ جاتی تو یہ حکومت کی پرفارمنس بھی بہت بہتر ہوتی. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے اور جہاں تک بات آپ نے وہ دوسری والی کی ہے جو ووٹ کو عزت دو والا ہمارا جو ہماری فلاسفی ہے اس کے اوپر ہم کمپرومائز کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. اچھا جو ووٹ کو عزت دو والا معاملہ ہے وہ ہم آگے لے کے چلیں گے. ہم کولیجن کسی سے نہیں چاہتے لیکن اس ملک کے عوام کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ سلیکٹ کریں کہ کون حکمران ہوگا. اچھا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں سینیٹر صاحبہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اگلے جو اب جو اپوزیشن کا کردار ہوگا وہ حکومت کی پرفارمنس کو آپ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوں گے، رائٹ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو جواد صاحب بات کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے.
अगर इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब की जिन्होंने गुफ्तगू कल भी सुनी हो, तो ना उनके लहजे में, ना उनकी गुफ्तगू में, ना ही उनके लुग़त में, ना ही उनके अल्फाज के चुनाव में कोई फ़र्क आया है। तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जो है पाकिस्तान के वसीदुल मफ़ाद को सामने रखेंगे। उनकी सोच, उनका सतही नॉलेज, उनकी बात, वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, ही डेफिनिटली नीड्स अ कंसल्टेशन, वो उसकी तरफ ज़रूर जाएँ। अगर आपको बाकी याद मैं हो समझती हूँ सहर कि साहिबा, कल माजरत के साथ कता कलामी के लिए, लेकिन कल उन्होंने कॉल लेते हुए फैसल जावेद साहब ने, जो सेनेटर हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर बिलावल और मरियम भी फ़ोन करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन एनआरओ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने एक मरतबा रिट्रेट कर दिया कि आप लोग डिवाइड होते रहें, आपकी पीडीएम ख़त्म होती रहे, लेकिन जिस चीज़ पर लॉक्ड फैसल हैं जावेद वो साहब नहीं को जो होगा। काम है, देखिए फैसल जावेद साहब को मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझती, उनका जो काम है अनाउंसमेंट करना, अच्छे कंपेयर है, अच्छे जो है वो एंकर साबित हो सकते हैं, अच्छे सेनेटर अनाउंसर हैं। है, वो काम वो जो भी है मैं सब, लेकिन उस सतह से तो वो ऊपर नहीं बढ़े ना। उन्होंने अपनी सोच वहीं तक रखी है, और जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं उसको मैं बिल्कुल अहमियत नहीं देती। ना ही मैं समझती हूँ कि फैसल जावेद या मुराद सईद जैसे लोग हैं, इनको कोई जवाब देना चाहिए। इनको इग्नोर कर देना मैं ज्यादा बेहतर समझती हूँ। दूसरी चीज जो है तारड़ साहब को लेके, देखिए हमारे पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात थे, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जो इसहाक डार साहब को कह चुके हैं, उन्हें फोन भी किया था, मियां नवाज शरीफ साहब को मैसेज भी कन्वे कराया था, उनसे बात भी करना चाहिए थी। देखिए अगर आप एक ऐसा शख्स ले आते हैं जिसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो साहिबा के कत्ल में मुलव्विस जो अपराध हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है, वो उनके वकील हैं, हमारे तहफ्फुज़ात थे। ठीक है, हमने पीएमएलएन को नेशनल असेंबली के अंदर न सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयर के लिए भी सपोर्ट किया। यहाँ तक कि हमारी पंजाब की पार्लियामानी असेंबली के मेंबरान ने अपनी स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफे दिए जब ये हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना नहीं चाहती थी, और उनमें हैदर गिलानी भी शामिल हैं, जो सैयद यूसुफ गिलानी के बेटे। साहबजादे थे। फिर उसके बाद जब ये शहबाज शरीफ साहब की एब्सेंस के अंदर ख्वाजा आसिफ ने वो पोजीशन उठाई लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो हमने कोई एतराज नहीं किया, हालांकि उस ऐवान के अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी बैठते हैं। फिर अगर जो है उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इन्होंने चेयर बदली, राना तनवीर को बुलाया, हमने उस पर भी कोई एतराज नहीं किया। तो कुछ चीजें जो है वो असूली मौकिफ थी, और उसके ऊपर मैं ये समझती हूँ कि कुछ मामला पीएमएलएन के अंदर भी चल रहे हैं, वो मामला अंदर के जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे तो बाकी चीजें भी दुरुस्त हो जाएंगी। कुछ लग रहा है कि इस तरह की चीजें, कुछ राब्तों की बात भी हो रही है, कुछ कासिदों की बात भी हो रही है, वो तमाम मामला दुरुस्त होंगे तो ये जो इस किस्म की जो कोई भी थोड़ी देर के लिए एक फ्रिक्शन सी महसूस हो रही है, वो खत्म हो जाएगी। वरना ये ऐसी क्या बात थी अगर पीपल्स पार्टी ने उस दिन मीटिंग खत्म करके ये कहा कि हम जो है अपनी सीईसी में जाएंगे और आपको जवाब दे देंगे, लेकिन उसके बाद लॉन्ग मार्च का मुलतवी करना, एक अजीब किस्म के जेस्चर्स देना, फिर एक अजीब व गरीब किस्म के बयानात देना। इस किस्म के बयानात आए कि एक नया सिलेक्टेड तैयार हो गया, फिर इस किस्म के बयानात आए कि जुबान खींच यहाँ लेंगे, से फिर और मामला ज्यादा सबसे पहले खराब तो हो गए। फिर तलाल चौधरी साहब का वो बहुत ही मिच्योर बयान कि जी न्यूट्रलिटी पसंद आई। देखिए इस किस्म की चीजें अच्छी नहीं थी। तो मैं ये समझती हूँ कि एक सोचे समझे एक जो है पस मंजर के अंदर एक माहौल को तल्ख करने की कोशिश हुई, लेकिन ये चीजें मैं अभी भी इसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये कि ये जो सही हो गुबार है जाएंगी। ये छट जाएगा। और एक बात आखिरी नादिया, कि पीपल्स पार्टी के पास अगर 26 वोट भी होते, हम दिलावर खान के वोट भी नहीं लेते, तो भी पीपल्स पार्टी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सेनेट के कवानीन के मुताबिक अपना ला सकती थी। अच्छा, ठीक सही। है, ये भी तारड़ साहब ने पहले सिग्नेचर्स देने शुरू कर दिए। जब उन्होंने बाला बाला ये करना शुरू किया, पीपल्स पार्टी के इल्म में आया, तो हम ये समझ रहे थे कि क्योंकि हमारी अक्सरियत है, सेनेट का ठीक कानून है, भी वो यही कहता मामला है, तो कई हमने बार हर आप लोग जगह ऑन रिकॉर्ड अक्सरियती कह चुके पार्टी हैं को कि पहल वहां से शुरू हुई, जिसके बाद फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम भी ले लेते हैं। अब जरा आ जाते हैं, बिकॉज आई हैव टू क्लोज द शो। यू स्टिल फील कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट वंस एवरीवन मीट्स। अहमद जवाद साहब, ये फरमाइएगा कि जो एनआरओ वाला की बात इमरान खान साहब ये कहते हैं, जिससे ये साफ लगता है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन दोनों की लीडरशिप को खान साहब किसी किस्म का कोई बेल आउट पैकेज नहीं देंगे। क्या आज भी यही फीलिंग है तहरीक इंसाफ में? जी देखें, हमारी और पीपल्स पार्टी की अगर मुफाहमत की सियासत की अगर बात करें, तो हमारी मुफाहमत की सियासत में अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो जाहिर है कि उसकी मुफाहमत की बुनियादी एनआरओ है। माजी में हम देख चुके हैं, एनआरओ ले चुके हुए हैं ये, और अभी भी जाहिर है कि इनकी बहुत सारी लीडरशिप है जो कि कोई ज़मानतों पे है, कोई जेलों में है, कोई मुकदमे भुगत रही है।
تو یہ मतलब मुंतज़िर है कि पीटीआई कब गिरफ्तार पीटीआई हो। की जो है पीटीआई का जो है वो मुफाहमत के लिए हम तैयार हैं, रेजोल्यूशन के लिए तैयार हैं, इकट्ठे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें जाहिर है कि ये अकाउंटेबिलिटी वाला जो एलिमेंट है इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। Okay. इसको आप चाहे एनआरओ कह लें या इसको आप कुछ भी कह लें। ओके, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन जाहिर है मुस्तकबिल नादिया इस वक्त एनआरओ पे तो खुद पीटीआई है, खुद एनआरओ चले पे तो पीटीआई चले, है, ये तो आप कह जो रही अपने हैं तमाम मुकदमात से वो फरार अब है। वक्त बताएगा, क्योंकि डिवीजन ऑफ ऑपोजिशन इन ए पार्लियामेंट ये बहुत बड़ी चीज होती है। लाख आप कह लें कि हम मिलकर बैठेंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है इससे एज मिलता है हुकूमत को ही, ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म भी कर सकती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।